नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक सुनहरा अवसर था कि पिछले दिनों उनकी सरकार जितनी ज्यादा कमजोर दिखाई दी, उसकी छवि वो थोड़ा सुधार सकते थे। लेकिन मोदी ने इस मौके को अपने हाथों से गंवा दिया है। पता नहीं इस समय उनका भाषण कौन लिख रहा है, जिसे समाज की नब्ज पकड़ना ही नहीं आता। इस समय देश का युवा अपने गुस्से को शांत करने के लिए सवालों के जवाब चाहता है, लेकिन बदले में उसे मिला दिमागी नक्सल जैसा शब्द। जी हां, दिमागी नक्सल। यही कहा है नरेंद्र मोदी ने। आज की हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपट लिया गया है, यह कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा है कि नक्सलवाद और माओवादी हिंसा ने दशकों तक देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और हजारों लोगों की जान गई। अब इस चुनौती के एक दूसरे स्वरूप से निपटना जरूरी है। आइए जरा सुन लीजिए, दिमागी नक्सल किसको कह रहे हैं? जंतर मंतर पर जो छात्र इकट्ठा हुए थे उनको, या किसी और को? सुनिए जरा। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, तो सुन रहे थे आप यहां पर नरेंद्र मोदी साफ साफ इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। अब तक तो अर्बन नक्सल कहकर विरोधियों को प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन अब मोदी के स्क्रिप्ट राइटर्स ने उनकी सत्ता को चोट पहुंचाने के लिए दिमागी नक्सल शब्द गढ़कर बता दिया है कि नरेंद्र मोदी को ऊंचाई से गिराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसमें नरेंद्र मोदी की कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी को जो लिख के दे रहा है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग अपना तो लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आप हैं, जो लिख के आपको दे रहा है वो प्रधानमंत्री नहीं है। क्या आप जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? खैर, मोदी के आज के भाषण में पहले जैसा जोश और सत्ता की हनक दिखाई नहीं दी। कई मौकों पर वो लड़खड़ाते हुए, घबराते हुए दिखाई दिए। अच्छी पगड़ी या बढ़िया मेकअप से कोई मजबूत प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है दोस्तों, ये आज फिर जाहिर हो गया। इधर कांग्रेस मुख्यालय पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भाषण दिया वो एक सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया जैसा भाषण लगा, जबकि पिछले 12 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ये आप जान रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए क्या कहा है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। उनके ऊपर जो अन्याय हुआ, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनको जो मारा गया, पीटा गया, उसके सवाल थे। उन सवालों का जवाब हमारे ये लोग साहब मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे, लेकिन उस भय से वो भाग रहे थे। वो अंदर ही नहीं आ सके, ना होम मिनिस्टर अंदर आ सके, ना प्राइम मिनिस्टर अंदर आकर अपने कमरे में छुप के बैठकर सुन रहे थे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया बाहर। क्या बयान दिया?
उन्हें क्या, मैं तो चुप अपने रूम में बैठ के सुन रहा था, हाउस चल रही नहीं थी, उसीलिए मैं अंदर आ नहीं सका। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते, क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी? अरे रूम में बैठ के सुनते हैं। जनता ने तो तुमको गवर्नमेंट करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए भेजा है, रूम में बैठने के लिए नहीं। तो ये मेरे को भाषण करने का अवसर नहीं मिला। अवसर कैसा मिलता? घर में बैठ के, रूम में बैठ के। आओ पार्लियामेंट में आकर अपने विचार को रखो, हम भी उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हमेशा ये झूठ बोलने की उनको आदत है। ये एक झूठ उन्होंने बोला। तो सुना आपने, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा एक्सपोज किया है नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनके साथियों को। कांग्रेस को पता है कि किस तरह देश चलाया जाता है और लोगों की उम्मीदों को समझकर उस हिसाब से काम कैसे किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस की सत्ता का पूरा हिसाब देश के सामने रख दिया कि कब, जब जब जो प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया, यह सब कुछ उन्होंने रखा। वहीं मोदी के पास घिसे पिटे जुमलों के अलावा कुछ और नहीं था। खड़गे ने अपने भाषण में जमकर नरेंद्र मोदी को घेरा। सदन में नहीं आते हैं, अभी आपने सुन लिया। सवालों का जवाब नहीं देते हैं, सुन लिया। जनता का विश्वास कैसे हासिल करेंगे, ये भी आपने सुन लिया। आइए जरा एक और बाइट सुनिए। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, जांच एजेंसियां और मीडिया सरकार के हस्तक्षेप की चपेट में है। इसीलिए जनता का विश्वास डगमगाया है। चुनाव आयोग से लेकर मीडिया तक सब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं विश्वास जो है वो डगमगाया हुआ है। इसीलिए डगमगाया हुआ है क्योंकि सवालों के घेरे में है। अगर आप न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया सब पर सवालिया निशान अगर पैदा हो जाए, सब पर अविश्वास की खाई जो है वो बढ़ती जाए, तो इसके बाद क्या होगा? विश्वास डगमगाएगा। और यही हो रहा है और इसी को यहां उजागर कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नरेंद्र मोदी के भाषण के, यानी जो 76 मिनट का, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी 76 साल के हो गए और 76 मिनट का भाषण दिया। तो 76 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने जो सबसे छोटा भाषण था आज उनका, इस भाषण में जो बातें रखने की कोशिश की, उनके अलग अलग, उनके भाषणों के अलग अलग तार जोड़कर, डॉट्स निकालकर, बयानों को पूरा खोलकर लोगों ने रख दिया है। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं राज्यों से, देश के जो विपक्षी सांसद हैं उनसे अपील करूंगा कि महिला आरक्षण बिल को पास कराने में और महिलाओं के लिए आरक्षण को मुहैया कराने में हमारी मदद करें। पूरा देश जानता है कि 2023 में ऑलरेडी महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां भी अपना पॉलिटिकल फायदा, नफा नुकसान देखना चाहते हैं, तो ये बात भी कह रहे थे। युवाओं के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया, इसका और लेखा जोखा देने की कोशिश पिछले 12 वर्षों में उन्होंने नहीं की, क्योंकि अगर वो करते तो कहीं ना कहीं फंस जाते। नरेंद्र मोदी ने आज फिर से कहा कि 50 साल में, यानी 5 दशकों में जो देश नहीं कर पाया, वो अगले 5-6 सालों में हमको कर देना है। ऐसे बहुत सारे टारगेट नरेंद्र मोदी पहले दे चुके हैं, आप याद कीजिए। कई बार कह चुका हूं इसी मंच से। 2022 बीते हुए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। हम लोग 2026 के 8वें महीने में हैं। ये अगस्त का महीना है। 4 महीने बाद 2026 भी बीत जाएगा ये साल। 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हर परिवार के सिर के ऊपर एक छत होगी। 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी का यहां जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने। कब का? वो कहां है स्मार्ट सिटी? कहां है वो बुलेट ट्रेन? और अपने संसदीय क्षेत्र को क्योटो बनाने का जो वादा उन्होंने किया था, वाराणसी को क्योटो बना रहे थे, बना दिया। तो बहुत सारे ऐसे ही वादे अगले 5-6 सालों में आप देख लीजिए। 2047 तक बिल्कुल रेंगते रह जाएंगे आप, और प्रधानमंत्री की गाड़ी सड़पट भागेगी। चलिए खैर,
प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा हूं आज खुले तौर पे, इनके भाषण की आलोचना कर रहा हूं और बिल्कुल होनी चाहिए। यह विश्लेषण है और इसमें आलोचना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि देश के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए एक रोड मैप सामने आना चाहिए। वो रोड मैप दिखाई नहीं दिया। आखिर क्यों? चलिए चर्चा इसी पे करेंगे, आखिर क्यों नहीं, और ये दिमागी नक्सल कौन है प्रधानमंत्री के हिसाब से, ये भी समझेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दिन बीत चुका है, रात होने को है। दिन में जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। ये कौन है दिमागी नक्सल? आप तो नहीं है स्वामी जी? नहीं, मैं तो एक सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं और 48.5 साल मेरी शादी को हो गया, पत्नी को नहीं छोड़ा है, तो इसलिए मैं शुद्ध सनातनी हूं, मैं कोई नक्सल वक्सल नहीं हूं। पहली बात। दूसरी बात यह है, देखिए, अगर मोदी जी की भाषा शैली का विश्लेषण किया जाए तो एक बात बिल्कुल साफ समझ में आती है। जो उनकी सोच है, जिसको वो कहते हैं एंटी नक्सल सोच, वो है बड़े बड़े राष्ट्रीय सेठों को राष्ट्रीय संपत्ति सौंपना। वो इसको कहते हैं देश के विकास का एक फॉर्मूला। वो नक्सलवाद किसको मानते हैं? वो नक्सलवाद मानते हैं अगर हमारे देश के गरीब लोग अपने जंगल को बचाने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए, अगर हमारे देश के किसान जो 3 किसान बिल आए थे उससे अपनी जमीन को बचाने के लिए, बड़े बड़े पूंजीपति जिन्होंने अपने सेलोस बना लिए थे, जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि किसानों का सारा अनाज खरीद लेंगे और फिर हमको 100 रुपए किलो का गेहूं मिलेगा, जिसको किसानों ने ध्वस्त कर दिया, वो उनको लगते हैं नक्सल। वो लोग उनको नक्सल लगते हैं जो कि अपने जंगल को बचाने के लिए सरकार से संघर्ष करते हैं और उनको किस प्रकार से दमन होता है सरकार द्वारा, सरकार उनको कहती है नक्सल। और आज के तारीख में राजीव जी, अगर आप देखें, वो कौन सा वर्ग है समाज का, वो कौन सा वर्ग है जो सबसे ज्यादा उद्वेलित है और जो ये कह रहा है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और सब कुछ सरकारी सेठ को दिया जा रहा है, राष्ट्रीय सेठ को दिया जा रहा है, वो इसका विरोध करना चाहता है। वो चाहता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस चलें, शिक्षण व्यवस्था अच्छी हो, पेपर लीक ना हो, सरकारी नौकरी मिले और स्थायी नौकरी मिले, पेंशन की सुविधा मिले। ऐसे लोगों को नक्सल अगर बताया जा रहा है तो इसका मतलब यह है, आज जो सबसे बड़ा वर्ग जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और जिनकी मैं प्रशंसा भी करता हूं, जो मेरी लोकतंत्र को और हमारे भारत के उज्जवल भविष्य का एक प्रकार से परिलक्षण कर रहा है, वो है युवा वर्ग, वो है जेन ज़ी और जेन अल्फा। तो ये बच्चों को समझना चाहिए, ये युवाओं को समझना चाहिए, इस बार जो तीर चला है वो उनकी तरफ चला है। एक बात और मोदी जी ने कही जिससे पूरा मॉडल मुझे समझ में आता है, ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने कहा साहब हम कोचिंग शुरू कराएंगे, ऑनलाइन कोचिंग। देखिए, इसके पीछे मुझे वही षड्यंत्र नजर आता है जो किसानों के खिलाफ रचा गया था। इसका मतलब यह है, उनकी निगाहें हैं जेएनयू के कैंपस पे, उनकी निगाह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस पे। जितने भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता है बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने की बनी हुई यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों एकड़ जमीन है, सेंट्रल प्लेस पे है, लाखों करोड़ों की जमीन है। तो मोदी जी ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, ये उसका एक पायलट प्रोजेक्ट है। बाद में वो कहेंगे बच्चों को यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है भाई, कैंपस की क्या जरूरत है, ऑनलाइन कोचिंग करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, ऑनलाइन एग्जाम दो और अगर तुम्हें प्रतिभा है तो आगे बढ़ जाओगे। और ये सारी यूनिवर्सिटीज के जो कैंपसेज हैं, जेएनयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, ये मैं राष्ट्रीय सेठ को दे देता हूं, वो आवासीय परिसर बनाएंगे और लाखों करोड़ों कमाएंगे, जिससे हमारे देश का विकास होगा। उनकी निगाह में जो भी आदमी गरीबों की बात करता है, कमजोर वर्ग की बात करता है, देश के युवाओं की बात करता है, देश के खेतिहर की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, जो श्रमिकों की बात करता है, वो मोदी जी की निगाह में नक्सलवादी है। और उनकी निगाह में वही राष्ट्रभक्त है जो मंदिर में चोरी करता है,
जो दक्षिण वो चढ़ाई जाती है वहां पे चढ़ावा लोग करते हैं, उसकी चोरी करता है, जो पेपर लीक करा के माफिया चलाता है, लाखों करोड़ों का वारा न्यारा करता है, एक एक पेपर को 50-50 लाख में बेचता है, वो लोग जो है वो राष्ट्रभक्त है। और जो पेपर लीक का और चंदा चोरी का विरोध करता है वो माननीय मोदी जी की निगाह में नक्सली हैं। और ये बात आज उन्होंने सिद्ध कर दी कि उनके निगाह में नक्सली कौन है, जो कि गरीबों की बात करता है, जो कमजोरों की बात करता है, जो मजलूमों की बात करता है। तो मुझे लगता है ये मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और उनका जो तीर था, जो उनका वार था, वो जेनजी की तरफ था, जेन अल्फा की तरफ था। ये आशा है मेरे बुद्धिमान युवा वर्ग के लोग ये समझ गए होंगे। अगर वो सतर्क नहीं रहे किसानों की तरह तो उनकी भी यूनिवर्सिटीज राष्ट्रीय सेठ के पास जाएंगी और उसके बाद केवल ऑनलाइन कोचिंग होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, किसी कैंपस की आवश्यकता नहीं होगी। जी जी, जरा डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे भी समझूं कि ये दिमागी नक्सल आपके हिसाब से कौन दिखाई देते हैं आपको? कौन है ये दिमागी नक्सल? फिलहाल 6 लोग तो मुझे स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहे हैं। हर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में क्षमा कीजिए, अर्बन कलम से होते हुए अब दिमाग तक दिमाग तक आ गया। हर वो व्यक्ति जो सत्ता से सवाल करे, हर वो व्यक्ति जिसका अपना स्वतंत्र विचार हो, उसके पास अपनी सहमति असहमति हो, ऐसा हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में दिमागी नक्सल है। वैसे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का मुखिया अपने ही देश के नागरिकों को, उन नागरिकों में से बड़ी आबादी को, पता नहीं उन्होंने किसे चिन्हित किया है, उन्हें दिमागी नक्सल कहकर एक तरह से अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 12 सालों से आप सत्ता में हैं, इसके बावजूद अगर भारत में, इस देश में दिमागी नक्सल हैं, देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, तो आपकी सरकार, आपका गृह मंत्रालय, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रहे हैं? नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण से पहले किसी जांच पड़ताल के जरिए ये शिनाख्त कर ली थी कि देश में कौन लोग हैं और कितने लोग हैं जिन्हें दिमागी नक्सल कहा जा सकता है? नंबर 4, उन्होंने कहा इन्हें आइसोलेट करना है, इन्हें पहचानना जरूरी है। तो पहले तो वे बता दें कि उन्होंने कैसे पहचान की है, किन की है। फिर आइसोलेट करने का तरीका क्या होगा राजीव जी? यानी क्या करेंगे? उनको देश निकाला देंगे, कंसंट्रेशन कैंपों में भेजेंगे, यातना शिविरों में भेजे जाएंगे, जंगलों में छोड़ दिए जाएंगे, हिमालय में कहीं बर्फीली चोटी पर पहुंचा दिए जाएंगे कि आइसोलेट करना है इनको? कौन सा तरीका है? उसकी कोई एसओपी तैयार हुई है? गृह मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट दी है उनको कि देश में दिमागी नक्सल बहुत बढ़ गए हैं और ये देश में भविष्य में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे हालात बना सकते हैं, इसलिए इन्हें आइसोलेट करना जरूरी है। बिना इन प्रश्नों के उत्तर तलाशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जुमला न केवल देश के लोगों का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है। अब थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके दिमाग में कौन लोग रहे होंगे। डीवी लाइव देखते होंगे तो आप भी होंगे और हम सब भी होंगे उनके दिमाग में। उन्होंने जंतर मंतर का आंदोलन तो देखा ही है, उससे सहा है, उसके चलते आधी आधी रात को रील बनाई है। हो सकता है उनके दिलो दिमाग में देश की ये आबादी हो, युवा आबादी, इससे वे दिमागी नक्सल कह रहे हो कि वे तो सब पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने कम से कम वो भगवा झंडा लेकर कांवड़ निकालते हुए लोगों के साथ मारपीट करने वाले या रामनवमी के जुलूस में मस्जिदों, मजारों के सामने तांडव करने वाले तो नहीं रहे होंगे। उन्होंने तो, वे दिमागी नक्सल इसलिए भी नहीं कह सकते कि वहां पहला प्रश्न पैदा हो जाएगा कि अगर दिमाग होता तो दूसरे धर्म स्थलों पर जाकर तांडव ही क्यों करते। अब बड़ा सवाल यह है कि ये सब नरेंद्र मोदी कह क्यों रहे हैं, इसके पीछे असल में मंशा क्या है? देखिए, मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में उन्होंने एजेंसियों को
अपनी पुलिस को, प्रशासन को, अपनी ट्रोल आर्मी को, अपने हरावल दस्ते को इशारा कर दिया है कि अब भविष्य का T1 कौन है, 15 अगस्त 2026 के बाद टारगेट नंबर 1 कौन है। अब ढूंढ ढूंढ कर पढ़े लिखे लोगों को दिमागी नक्सल कहकर ट्रोल किया जाएगा, पुलिसिया कार्रवाई होंगी, किसी भी बात को, किसी भी भाषण को, हमारी आपकी इस डिबेट को भी अर्बन नक्सल की कार्रवाई माना जा सकता है, दिमागी नक्सल की गतिविधि माना जा सकता है। तो अब आप देश को इस बात के लिए कमर कस लेना चाहिए कि अब इस देश की जो बौद्धिक जमात है वो अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के निशाने पर है। लेकिन उनको इतना आगाह करना जरूरी है कि अब तक वे जो गलतियां करते आए उसमें एक बहुत बड़ी गलती चंद रोज पहले कर चुके हैं, युवाओं के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करके, उस पर पैलेट गन चलाकर, उस पर टीयर गैस चलाकर, कीलों वाली लाठी चलाकर। अब अगर वे भूले से भी ये दूसरी गलती करने जा रहे हैं तो ये शायद नरेंद्र मोदी की सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। अंतिम बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस देश की पूरी आबादी, युवा आबादी खास तौर से, बिना दिमाग की हो, लोग बुद्धिहीन हो, लोग तर्कहीन हो, लोगों के पास अपना विवेक न हो? वे क्या चाहते हैं? और जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा कि उनका लक्ष्य इसी तरह से शिक्षा को मिटाने का है, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे तो जागरूक होंगे, जागरूक होंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो सरकार को असुविधा होगी। इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल का सबसे स्तरहीन भाषण दिया है। हाँ, एक शुभ संकेत उसमें इतना ये जरूर हुआ है आज कि न तो कांग्रेस को गालियां दी, न नेहरू को कोसा, न पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, न मुसलमान, न पाक अधिकृत कश्मीर। हाँ, नेहरू का नाम एक बार लिया है, एक रॉ में कई लोगों के नाम लिए, उसमें पंडित नेहरू का नाम भी लेना पड़ गया कि उनके सपने का भारत बनाना है। आज के भाषण की इतनी ही उपलब्धि है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि देश का प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल जैसे जुमले का इस्तेमाल करे। एक बात और चलते चलते जोड़ दे जी, ऐसे ही एक शब्द का इस्तेमाल पहले भी हुआ था, अर्बन नक्सल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संसद में लिखित उत्तर में बताया है कि देश की सरकार और गृह मंत्रालय की नजर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अर्बन नक्सल कहा जा सके, ऐसी किसी की शिनाख्त नहीं हुई है। ये लिखित उत्तर है सरकार का जी। और अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर ये सवाल पूछा जाए आरटीआई से, पीएमओ से, संसद से कि प्रधानमंत्री ने किन्हें दिमागी नक्सल कहा है। क्योंकि अगर पीएम कह रहा है तो उसके पास तो कोई पड़ताल होगी, कोई सबूत होंगे दिमागी नक्सल होने के। जी राजीव जी। जी, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो जहां लिखित जवाब देना होता है वहां नहीं दे पाते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग। राजीव सर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो रहा है, अगले चरण में हम बात करेंगे, अगर प्रशांत जी वगैरह उस पर प्रकाश डालें। जो उन्होंने सिविल डिफेंस फोर्स बनाने की बात कही है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है, उस पर हम आगे चर्चा करें। रहे थे जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे वही रहे थे, उस पर हम आगे जरूर विस्तार, वही वाला फोर्स बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जी हमारे सब्जेक्ट में वो है, बिल्कुल है, आज उस सब पे चर्चा करनी है। लेकिन अभी आप कह रहे थे, दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण है। पहली बात, जितने भी तानाशाह हुए दुनिया में, इतिहास गवाह है, उनको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? पढ़े लिखे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, लिटरेट जो हैं उनको आप अर्बन बोलिए, दिमागी बोलिए, कुछ और बोलिए, उसके साथ नक्सल जोड़ लीजिए, कुछ और कर लीजिए, डर तो लगता है। और ये डर है, और ये डर अच्छा है, अच्छा राजीव जी, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में, इस देश की आजादी की लड़ाई में अगुवाई करने वाले लोग सारे दिमागी नक्सल थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, हाईली क्वालिफाइड, महात्मा गांधी से लेकर इनके अपने प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, यद्यपि उनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। तो हर देश में जो बौद्धिक संपदा होती है, उस देश की जो बुद्धिजीवी पीढ़ी होती है, वो अगुवाई करती है परिवर्तन की। जी, उसी से डरे हुए हैं, डर अच्छा है। बिल्कुल। चलिए, लेकिन जब भी भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी, जब भी दिए पिछले 12 साल में, पंडित नेहरू को याद किया तो कैसे याद किया, आप लोगों ने देखा है। आज
अचानक क्यों पंडित नेहरू का नाम ले बैठे? आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो एक 16 सेकंड की बाइट, मात्र 16 सेकंड सुन लीजिए। आप, मैं समझता हूं आप लोगों को झेलना पड़ता है, थोड़ा सा 16 सेकंड झेलिए, देखिए। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, पंडित नेहरू ने देखा था, सपना देखा था। मुकेश जी जल्दी से, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। सपना देखा था पंडित नेहरू ने भी। अभी तक तो पंडित नेहरू ने देश को बर्बाद किया यही कहते थे, आज पंडित नेहरू ने सपना देखा था, जिस भारत का सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। सबका नाम लिया आपने, पंडित नेहरू का भी नाम। ये धर्म परिवर्तन है क्या? ये धर्म परिवर्तन है या कुछ और है? या आखिर आत्मा क्या बोलते हैं उसको, आत्मा का परिवर्तन हो गया? क्या हो गया नरेंद्र मोदी को? इतने लड़खड़ाते हुए आज क्यों नजर आए मुकेश जी? मोदी जी, आप नहीं, मोदी जी की बात कर रहा हूं। हाँ, लड़खड़ाते हुए नहीं। मैं सबसे पहले तो भाई एक तरफ तो देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दूं, बधाई दूं, जैसी भी स्वतंत्रता है हमारी। और दूसरी तरफ राजीव जी, आपको भी पता चला है कि आज आपका जन्मदिन है, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ साथ जो आप सवाल पूछ रहे हैं उससे जरा सा मैं जुड़ी एक दो बातें और रखूंगा कि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण कौन लिखने वाला है। प्रधानमंत्री का भाषण कोई भी लिखे, प्रधानमंत्री अपने भाषण को खुद देखते हैं और जहां उनको जरूरत पड़ती है कि नहीं हमें ये नहीं, ये फलाना शब्द लाना है, और इसलिए लाना है क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन बने, लोग उस पर चर्चा करें, बहस करें, हैं। और साथ साथ जो हमारा आईटी सेल और हमारे जो लोग हैं उन लोगों को जो है वो एक नया जुमला थमा जाए, ये उसके पीछे नैरेटिव होता है। नादानी में, नासमझी में कुछ नहीं बोलते। अलबत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अभी आपने छोटी सी बात दिखाई, जिन्होंने उसमें जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और उनके सपनों के भारत का जिक्र किया, शायद वो किसी प्रतिदिमागी नक्सल की उपज है, उस तरह का चिंतन है वो, वरना तो उनके मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए था। 2014 से पहले तो इस देश में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं था, वगैरह वगैरह। है तो एक तो ये पहलू है। और मुझे लगता है कि सबसे दुखद बात यह है कि इस देश में जिसके पास भी जरा सा दिमाग है, बच्चे से लेके और बुजुर्गों तक, हर व्यक्ति जानता है कि हमारे पास ये टॉप क्लास का लंतरानी करने वाला, फेंकने वाला प्रधानमंत्री, मौका कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, उसकी अदा और अंदाज यही रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी बातें जो प्रोफेसर साहब ने कही, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कही, डॉक्टर पाठक ने कही, अन्य पैनलिस्ट भी बोलेंगे, कहेंगे। और ये जाहिर सी बात है कि भाई किसी को नहीं मालूम, प्रधानमंत्री के उस भाषण से किसी को नहीं मालूम कि हमें किसको जो है वो दिमागी नक्सल समझना चाहिए जी, और किसको जो है वो कैसे जो है उसको साइडलाइन करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो बात अभी छिड़ी, मैं भी उस पर बोल ही लेता हूँ, थोड़ी सी बात कह देता हूँ कि भाई ये जो सिविल डिफेंस फोर्स बनाने की बात है, ये तो ऑलरेडी बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले जो है वो उस काम को प्रचंड तरीके से कर ही रहे हैं। कोई उनको रोकने टोकने बोलने वाला नहीं है। कानून की ताकत वाला कोई काम तो उसमें होता नहीं, कानून नियमानुसार चलने वाली कोई प्रक्रिया तो उसमें अपनाई जाती नहीं। तो वो सब चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं है। सच पूछिए तो आज जो आपने या अभी तक की चर्चा में आया कि भाई ये 76 मिनट का छोटा सा भाषण, एक लाल किले के प्राचीर से, तो बुझे हुए लोग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंगारा जो है वो बुझ गया हो, उस तरह का भाव आ रहा है यहाँ से। क्यों बुझ गया? वजह सिर्फ इतनी है कि देश की सबसे युवा आबादी ने इस पूरे के पूरे सत्ता तंत्र को झकझोर दिया है, पूरी तरीके से झकझोर दिया है। और ये स्थिति है कि आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, आए दिन देश के यहाँ वहां जहां तहां से छोटे छोटे ऐसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में इनके मीम्स बनाए जा रहे हैं, इनकी करतूतों के, इनके बयानों के, इनकी हरकतों के, जो ये बता रहा है कि देश जो है शायद बुरी तरह से पछता रहा है कि उसने 1, 2 नहीं 3 बार इनको जो है वो देश की
कमान थमा दी। टैप कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां गलतफहमी में हो जाती हैं। शायद अब देश की बहुत बड़ी आबादी को इस बात का एहसास हो रहा है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग शुरू से किसी की भी सत्ता रही हो, हम लोग उसके प्रति क्रिटिकल रहते हैं, एनालिटिकल रहते हैं। यही हमारी भूमिका होनी चाहिए समाज में। हम सब लोग उसी तरह के लोग, लेकिन उसके बियॉन्ड हम चाहें भी, ढूंढे भी कि हाँ भाई हम कोशिश करें, जरा नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, हम लोगों को अगर ये काम दिया जाए कि चलो भाई ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेंटेंस बोलो कि साहब मोदी जी ने ये काम बहुत अच्छा कर दिया है। तो इनके पहले की सत्ता में देश में खराबियां थी, कमियां थी, उनको इन्होंने दुरुस्त कर दिया, बेहतर बना दिया। आपको ऐसी 10 चीजें मिल जाए तो मैं दावा करता हूं कोई बताए मुझे। ये स्थिति क्यों बनी? ये स्थिति सिर्फ इसलिए बनी कि समाज में जिन लोगों को आज ये दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ये वो शिक्षित वर्ग है जो बिल्कुल अपने आप को जिसने हाशिए पे पहुंचा दिया था। और उन्होंने बहुत सोचे समझे तरीके से, आपने भी जैसे अपने संबोधन में कहा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबका बंटाधार करते हुए ये जो जिस ढंग से ये शासन चला रहे हैं, ये सब उसी की देन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना आज आप ठोस, मैं कहता हूं, देखिए देश अगर संविधान से चलता है तो संविधान को चलाने के लिए रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है। भाई हर चीज कानून से, उसकी बनाई हुई निर्धारित की हुई प्रक्रिया से चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब अगर कानून की प्रक्रिया को लागू करना है तो करेगा कौन? या तो कार्यपालिका, या विधायिका, या न्यायपालिका। और मीडिया का काम है उसको समय समय पे उसकी मदद करना, एनालाइज करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना। ये सब सारे रास्ते आपने बंद कर दिए। अब आज की तारीख में, ये हालांकि ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में नहीं है, उसके पहले भी ये बीमारी थी। हमारे देश की अदालतों में जो इंसाफ मिलने की प्रक्रिया है, उसका जो तरीका है, उसमें जो लगने वाला वक्त है, जरा कल्पना कीजिए कि वो रूल ऑफ लॉ के किस फ्रेम में जाके फिट होता है। कहीं नहीं। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक काम अभी तक जो है वो समय से हो पाता है, और वो है चुनाव का हो जाना जी। बस। अगर कोई सीट वैकेंट हो जाए तो साहब 6 महीने के अंदर वहां वाई इलेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा आप इस देश में कोई काम समय पे होता हुआ नहीं पाएंगे, मेरा दावा है। हर चीज में आप, यानी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिन पे कि बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देने की जरूरत थी। वहां इस तरह के रिफॉर्म्स किए जाने की जरूरत थी। इन्होंने जितने रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत ताल ठोकते हैं ये रिफॉर्म्स किए, वो सब वो राष्ट्रीय सेठ और उसके जैसे चंद लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए किए। कोई आप इनका लेजिस्लेशन उठा के देख लीजिए। यानी बहुत अच्छा मौका मिला इनको, लेकिन उस बहुत अच्छे मौके का, उस बहुत अच्छी राजनीतिक ताकत का इन्होंने इस्तेमाल किस रूप में किया कि ये इतिहास में एक खरीद फरोख्त, राजनीतिक दलों को खरीद फरोख्त, तोड़ने फोड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाएंगे, चढ़ावा चोर के रूप में जाने जाएंगे। किस रूप में याद रखे जाएंगे डाउन द लाइन 10 साल बाद, 15 साल बाद? ये इन्हीं सारी गतिविधियों के लिए याद रखे जाएंगे। और इसका इनको कोई जैसे पता है, कोई परवाह ही नहीं जी। कोई बात नहीं। आप अपने विरोधियों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई और हो, हम लोग हों और बड़े पॉलिटिकल लोग, आप अपने विरोधियों को, जो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करता है, उसको आपने किस तरह के जुमले से नवाजा है? पाठक जी ने बहुत अच्छी बात बताई। पहले अर्बन नक्सल हुआ करता था, अब वो दिमागी नक्सल हो गया है। कल को कहोगे खुराफाती नक्सल है, न जाने क्या क्या कहोगे, कोई नए शब्द जुमले गढ़ लोगे। सिवाय जुमले गढ़ने की उपलब्धि के, नरेंद्र मोदी के भाषणों की उपलब्धियों को आप किसी और रूप में एनालाइज कर सकते हो तो बताएं जरा। करें एक दिन इसी पे शो करें कि देखें साहब नरेंद्र मोदी ने ये बातें बड़ी अच्छी, धमाकेदार, बड़ी अच्छी कही हैं, इनका की वास्तविकता से ताल्लुक है। सिवाय अपने प्रशंसकों को मूर्ख बनाने के, धूर्त बनाने के। और दुर्भाग्य है इस देश का, यहाँ सबसे बड़े गैर दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो तथाकथित रूप से पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, डिग्रियां उनके पास हैं, लेकिन उनकी नजरों पे पर्दा पड़ा हुआ, उनका एनालिटिकल ब्रेन खराब है। शिक्षा का असली मतलब है आपको क्रिटिकल एग्जामिनेशन की ताकत दे, आपको एम्पावर करे, आप सोचें क्या सही है, क्यों सही है, कितना गलत है। उस सारे के सारे वर्क का आपने क्या किया? अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसका अपहरण कर लिया। रिप्लेसमेंट क्या दिया आपने? मूर्खों की जमात खड़ी कर दी, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव दिया, जिसकी कोई आवश्यकता है। और अब इत्तेफाक से खूबी यह है कि जैन जी के इस आंदोलन के बाद देश में उम्मीद जगी है राजीव।
उम्मीद जगी है कि हाँ, ये जो अंधकार का बहुत बड़ा लंबा पीरियड चला आ रहा है, शायद अब इससे देश उबरने की चेष्टा करे, रास्ता निकाले कुछ। और ये उम्मीद का पैदा होना ही मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसी से नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी मायूसी, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन यही है। आज वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था क्या प्रशांत जी? सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, ये फ्रस्ट्रेशन दिखा क्या आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे छोटा भाषण, 76 मिनट का भाषण, और इस भाषण में जो बातें आई हैं सब कुछ हम लोग लगभग उस पर चर्चा कर चुके हैं। देश का एक रोड मैप होता है, आने वाले समय में हम देश को कैसे, और कहा जाता है कि लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं हर साल 15 अगस्त को, तो वो बताते हैं कि आने वाले समय में हम देश को कहाँ लेके जाने वाले हैं, एक लेखा जोखा पेश भी करते हैं कि हमने कहाँ तक पहुँचाया इस देश को। लेकिन आज भी वही रोना रोते हैं प्रधानमंत्री कि पहले कुछ नहीं हुआ और अब आगे जो होगा वो 2047 में होगा। ये 2047 और पहले कुछ नहीं हुआ, आज 2026 है प्रशांत जी। 2026 और 2047 के बीच 21 साल बाकी है। 21 साल, कौन होगा कौन नहीं होगा? हम तो इंस्टेंट वाले ज़माने में जी रहे हैं। कॉफ़ी भी इंस्टेंट पीते हैं, मैगी 2 मिनट वाला खाते हैं, हर चीज़ हम लोगों ने हुआ। अब तो इंतज़ार करने का युग चला गया है, कब का, 21वीं सदी में है। तुरंत फ़ोन पे आप किसी को फ़ोन लगाइए, आप मुझे ही फ़ोन लगाइए, और मैं 2 बार में नहीं उठाऊंगा तो तीसरे बार में आप बेचैन हो जाएंगे कि यार अरे अभी तक कॉल बैक नहीं किया। ये हालत है, और उसमें आप 21 साल इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार तो कर लिए 12 साल तक। 2022 का इंतज़ार हो गया, 2023 का इंतज़ार हो गया, 2024 का इंतज़ार हो गया, सब इंतज़ार हो गए। तो इतनी लंबी जुदाई, वो क्या गाना नहीं है? ये इतना लंबा क्यों, इंतजार की घड़ियां? ये बिल्कुल वैसे ही है। पीछे आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो ये 2047 का लगा हुआ था, पीछे उनका होर्डिंग लगा हुआ था बैक स्टेज पे। ये एक फर्जी चिटफंड कंपनियां जैसे कहती है ना कि पैसा दुगना कर देंगे 10 साल में, हाँ, ये वही है। उसके बाद वो भाग जाती हैं। उसके बाद वो रात में भाग जाती है कहीं, जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं। ये वही है, चिटफंड कंपनी वाला मामला है। सुबह ही मैंने ये बात कर रहा था कि देश, अब उन्होंने 7 पॉइंट रखे हैं। अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया, रोड मैप। जी, रोड मैप में एक नक्शा होता है, टारगेट होता है कि इस वर्ग के लिए हम ये कर रहे हैं। उसकी टाइमलाइन होती है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। कुछ नहीं, हम ये कर देंगे जी, हम चांद पे चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। ये स्पीच तो किसी भी सड़क चलते किसी व्यक्ति से लिखवा दो कि भाई लाल किले से भाषण देना, क्या बोले तो लिख देगा जी 20 साल में हम अमेरिका बन जाएंगे और 30 साल में हम मंगल ग्रह में कॉलोनी बना लेंगे, चांद में शॉपिंग मॉल बना देंगे। तो ये एक जिसको कहा जाए कि जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। जो आपने शुरू में कहा वो इम्पोर्टेंट है कि संसद में प्रधानमंत्री नहीं आ पाए, और आज उनके पास एक बड़ा मौका था। संसद में तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्य तौर पे विपक्ष को संबोधित करते हैं। आज आपके पास बड़ा मौका था कि देश को संबोधित करना था, और वो भी इतने उथल पुथल के बाद आपके पास एक मौका आया। वो मौका आपने गंवा दिया। जो एक आपके ऊपर एक अविश्वास आ गया देश में, और खासकर युवाओं का, उस अविश्वास को जीतने का या उसको बराबर करने का मौका आपने गंवा दिया। उल्टे आप गाली गलौज पे उतर आए। क्यों गाली गलौज पे उतर आए? क्यों कह रहे हैं दिमागी नक्सल? दिमागी नक्सल किनको कह रहे हैं? देखिए, ये वही है दिमागी नक्सल जो कॉकरोच था, जो जस्टिस सूर्यकांत ने जिनको कॉकरोच कहा, ये उन्हीं को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। अच्छा, दिमागी नक्सल क्यों ना कहें? ये छोटे छोटे बच्चे उनके निगाह में, और छात्र, युवा छात्र
जंतर मंतर में बैठकर उनको 56 इंच का छोटा बंदर बना दिया, तो वो दिमागी नक्सल भी ना बोले। उनकी पूरी ब्रांडिंग को खत्म कर दिया, नॉन बायोलॉजिकल की ब्रांडिंग को खत्म कर दिया, उनको ये भी ना कहें वो। तो ये बेसिकली अपनी खींच जो है वो दिखा रहे थे, और ये मौका नहीं था खींच दिखाने का। आप रील बनाते हैं, रील बना दीजिए, आप खींच दिखा दीजिए। हम लोग भी ऐसे सोशल मीडिया पे आके कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं, लेकिन जब आप लाल किले से बोल रहे हैं, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, तो अपने देश के लोगों को आप दिमागी नक्सल या कॉकरोच या इस तरीके की बातें क्यों कहेंगे? तो ये बेसिकली वो है, एक खींच है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो आपने कहा, और वो निशाना वही है कि जिन लोगों ने, जो छात्र और युवा इनके दिमाग में है, उनको अलग थलग करना है। दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री का लाल किले का भाषण आजादी के उत्सव का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देश बहुत बड़ा है, आजादी बहुत बड़ी है जो हमने इतने संघर्षों के साथ हमको मिली, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें एक एलिमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बहस की गुंजाइश भी नहीं है। एक आध चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन देश का मूड क्या है? आज मैं कई जगह पहले उनका भाषण सुना, उसके बाद मैंने भी कई भाषण दिए, कहीं मैं भी गया 2-4 जगहों पे, बात किया समाज में लोगों से, और जो कंज्यूम कर रहा हूँ बहुत दिनों से। देश का मूड क्या है? देश का मूड 2 चीजें बहुत शिद्दत से जो है मांग रहा है देश, युवा खासकर। एक, वो लोकतंत्र को रिक्लेम कर रहा है, डेमोक्रेसी को, और ये जज्बा आज 15 अगस्त को दिखाई दिया है पूरे देश में कि लोग डेमोक्रेसी को रिक्लेम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को वापस जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका आंदोलन है, वो जंतर मंतर है, वो जनजी है, वो जन अल्फा है, उसको जो भी आप नाम दे दें, लेकिन देश का मूड लोकतंत्र को वापस लाने का है, संविधान को वापस लागू कराने का है। इसीलिए कभी आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ गुस्सा होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि कभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के खिलाफ गुस्सा आता है, छात्रों का। ये सारी जो कोशिशें हैं, जंतर मंतर से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नालसर, चीफ जस्टिस, ये सारी कोशिशों का दिशा एक ही है कि देश के लोग डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को रिक्लेम करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। और दूसरा है कि शिक्षा का एजेंडा जो है वो सेंटर पॉइंट है। ये 2 चीजें हैं जिसको नरेंद्र मोदी इग्नोर कर रहे हैं। अब एक और मैं बात जोड़ दूं कि क्यों कहा दिमागी नक्सल। भाई, आप बड़े घमंड से कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इन छात्रों ने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का। तो ये तो बदले की भावना से वो जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन नेशनल मूड यही है। और जो इन्होंने एक सिविल डिफेंस बनाने का एक घोषणा की है या सजेशन दिया है, वो बेसिकली क्या है? वो सर्वा जुडुम है। आप जानते हैं सर्वा जुडुम, वो सर्वा जुडुम बनाने का है। वो विजिलेंटेस जो हैं, जो गैर कानूनी एक माफिया, गुंडे, असामाजिक तत्व जो गोरक्षक बन जाते हैं, कभी कोई और रक्षक बन जाते हैं, उनको कानूनी अधिकार देने का है। और उसकी एक झलक हमने जंतर मंतर में देखी थी, जब प्लेन क्लोथ पुलिस वाले डंडा लिए हुए थे और उन्होंने मारपीट किया। ये सिविल डिफेंस बनाना चाहते हैं, एक गैर कानूनी गुंडों की फौज, जिसको कानूनी जामा, ये सर्वा जुडुम का एक नया रूप लाना चाहते हैं। लेकिन जो देश का मूड में देख रहा हूं राजीव जी, सब धरा रह जाएगा। कई बार मैं कहता हूं, और जो दिख रहा है, अगले 5-6 महीने के अंदर, हो सकता है कि उसके पहले भी हो, जो मैं समाज का ट्रेंड देख रहा हूं,
आप सेकेंड वेव आने वाला है, यानी जंतर मंतर सीजन 2 इन्हीं छात्रों का। और जितना इस तरीके का करेंगे आप, दिमागी नक्सल, कॉकरोच, और ये हम किसी को वकालत का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, जो नारा लगाएगा उसको नौकरियां नहीं करने देंगे, ये सब चीजें आप प्रवोक कर रहे हैं। और आप जंतर मंतर सीजन 2 को एडवांस कर रहे हैं कि वो 6 महीने की जगह 3 महीने में ही हो जाए। और इस बार अगर होगा तो वो काफी, मैं कहूँगा, डिसाइसिव होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक तरह से ये प्रोवोक करने की कोशिश है और आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। और इस आज का भाषण, जरा अमलेंदु जी आपके आज के भाषण को जरा आपके ज़रिए भी समझें। और सही कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, शायद कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के भाषण में अभी तक क्या रहता था, भारत पाकिस्तान संबंध और भी बहुत कुछ, हिंदू मुसलमान, कांग्रेस कितनी बार कह दिया, कांग्रेस 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 कांग्रेस, हम लोग भी गिनती गिनते थे। ये सब कुछ खत्म था आज ये सब नहीं था। क्या हड़बड़ी में लिखा हुआ भाषण था ये? या होता नहीं है कि पूरे महीने भर लगा दिए कि लाल किला पे भाषण देना, बढ़िया भाषण लिख के दो जी, और कल रात को मालूम हुआ नहीं जी ये सब गड़बड़ है, अब जल्दी से दूसरा लिखो। ये जल्दी से दूसरा भाषण लिखा हुआ था क्या, जिसमें सारे मुद्दे नहीं थे, रोड मैप की तो बात ही नहीं है। और उसके बाद आप सलवा जुर्म बनाना, सलवा जुर्म जिनको नहीं पता हो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हमने तो काफ़ी रिपोर्टिंग की और सामने छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सलियों के खिलाफ सिविल डिफेंस किसी को कहते हैं, वहाँ के आदिवासियों के हाथ में AK-47 पकड़ा देना कि वो लड़ेंगे नक्सलियों के खिलाफ। और ये 2004-2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2005 में की गई थी, 2006 में के बाद से ये पूरा आया। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, उसके बाद वहाँ रमन सिंह की सरकार थी और इसका काफ़ी विरोध हुआ, न सिर्फ बस्तर में यानी छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ सेंट्रल इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में विरोध हुआ। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? और यही छोड़ दीजिए, इसको छोटे लेवल पे आइए, वो पुरानी बात हो गई, छोटे लेवल पे आइए तो आप लोगों को याद होगा एक तस्वीर हम लोगों ने दिखाई थी जंतर मंतर पे, 2 लोग थे जिनके हाथ में डंडे, देखता हूं अगर वो तस्वीर दोबारा दिखा पाए हम दिखाएंगे, सिविल यूनिफॉर्म में थे, वो थे ही नहीं, पुलिस वाले नहीं थे, वो पुलिस वालों के बीच गुंडे थे। और मैंने पर्सनली पूछा था वहाँ के पुलिस वालों से कि भाई ये कौन लोग थे बता दीजिए, तो उनमें से किसी ने, जैसे किसी ने राहुल गांधी को कहा ना कि इनको हटाओ, वैसे ही मुझे भी किसी ने कहा था कि ये वहीं से भेजे गए लोग हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये पुलिस वाले कह रहे थे। तो इसलिए, और जंतर मंतर पे वेरी नेक्स्ट डे, 21 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं, 20 तारीख की घटना है। तो जब आप सिविल यूनिफॉर्म में, सिविल ड्रेस में आप लोगों को वहां घुसाएंगे, और अब लाल किले से इस बात का, ये रोड मैप है आपका। हम जिस रोड मैप को खोज रहे हैं, एक प्रगति का रोड मैप, भारत की तरक्की का रोड मैप, ये भारत की तरक्की आप ऐसे करेंगे कि सिविल डिफेंस में लोगों को वहां गुंडों को भेजेंगे, देश के युवाओं को, जेनजी को, जेन अल्फा को पीटने के लिए? यही रोड मैप है अमलेंदु जी। राजीव जी, रोड मैप का तो पता नहीं, लेकिन इरादे बहुत खतरनाक हैं मोदी जी के, ये तो मालूम पड़ ही गया। और इरादे इतने ज्यादा खतरनाक है राजीव जी, और लक्ष्य भी उनका समझ में आ गया है कि जो भी करना है राष्ट्रीय सेठ के लिए करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने राजीव जी आज 2-3 बातें कही और आप उनको सबको मिलाइए तो सब मालूम पड़ जाएगा ये राष्ट्रीय सेठ के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने संसाधनों का वेपनाइजेशन कर दिया, संसाधनों का हथियारीकरण, संसाधनों का हथियारीकरण यानी जंगलों में माओवादी जो चले गए थे, आप उसकी तरफ कह रहे थे कि इन्होंने संसाधनों का हथियारीकरण कर दिया। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं दिमागी नक्सल, तीसरी तरफ आप बता रहे हैं कि आपको जो है सिविल डिफेंस सिस्टम बनाना है। ये सब राजीव जी, ये ट्राइएंगल जो बनाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये आने वाले दिनों में गृह युद्ध के संकेत दिए हैं। क्योंकि राजीव जी वैधानिक तौर पर और सरकार में रहकर
सरकार की कुछ मजबूरियां भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून है, उनकी मजबूरियां हैं कि आप एक बड़ी आबादी का जनसंहार नहीं कर सकते चाहते हुए भी। तो क्या होगा, जब गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हो जाएंगी और जब आमने सामने लोग खड़े होंगे, तब उसमें जब जाने जाएंगी तो उसके लिए सरकार तो दोषी होगी नहीं। सरकार तो सिर्फ ये होगी कि काम नहीं कर पाई अपना। यही तो कहा जाएगा कि मोदी जी फेल हो गए, राजधर्म नहीं निभा पाए। ये तो नहीं आएगा कि साहब मोदी जी की सरकार ने था ये जनसंहार कराया। तो राजीव जी, ये परिस्थितियां वही तैयार की जा रही हैं, चूंकि जंगलों पे बड़ी निगाह है। और आप तो राजीव जानती हैं किस तरीके से तो हसदेव अरण्य जो है उसको जिस तरीके से किया गया है, और तमाम अब वहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, राजीव जी, इन 3 राज्यों के लिए हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे थे कि इनको हर हाल में ये चाहिए हैं। झारखंड किसी तरीके से नहीं ले पाए, लेकिन उसके लिए लगे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, झारखंड भी जो है किसी तरीके से ले लिया जाए। तो इनको ये चाहिए क्यों थे? और राजीव जी, इसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री ने जो एक और बात कही, वो बात कही प्रधानमंत्री ने कि केरल से लेकर तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक जो समुद्री तट है वहां बहुत संभावनाएं हैं। तो वो भी राजीव जी सब राष्ट्रीय सेट के हवाले किए जा चुके हैं। अंडमान निकोबार को कैसे तबाह किया जाना है, लक्षद्वीप को कैसे तबाह किया जाना है, किस तरीके से केरल से लेकर और वो तमाम जो बंदरगाह कहाँ हैं वो सब दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय सेट को, ये भी सब सामने आ चुका है। तो यानी राजीव जी, अब मोदी जी इसको अडानी राष्ट्र बनाने पर तुल गए हैं और इसकी घोषणा लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं, और साथ में धमका भी रहे हैं कि जो भी इस अडानी राष्ट्र के बनने की राह में रोड़ा बनेगा उसको हम दिमागी नक्सल कहेंगे, और जो हमारी सिविल डिफेंस फोर्स बनेगी वो इनको ठीक करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से राजीव जी धमकाने का प्रयास लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। इसको मैं समझता हूं कि इसको इसी तरीके से लिया जाना चाहिए। अब उनके मन की बात क्या है, हम तो यही समझ रहे हैं राजीव जी, उनके मन की बात ये है, और होगी भी उनकी ये मन की बात। मन की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं रेडियो पर आकर, जो उनके मन में होता है वो तो कहते नहीं है, वो तो देश को भरमाने के लिए मन की बात, लेकिन असली मन की बात जो है राजीव जी यही होता है। दूसरा, आज प्रधानमंत्री राजीव जी जो मजबूर हुए हैं, पंडित नेहरू का भी नाम लेना पड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लेना पड़ा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का भी नाम लेना पड़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लेना पड़ा। ये सब नाम राजीव जी इसलिए लेने पड़े चूंकि उनको एक नाम लेना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैसे फिट किया जाए? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेने की जो मजबूरी थी उसमें सबके नाम लेने पड़ गए, उसमें पंडित नेहरू का भी नाम लेना पड़ गया। अब पूछा जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना और पंडित नेहरू का सपना और शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सपना एक कैसे हो सकता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। मुस्लिम लीग के साथ मंत्रिमंडल में शामिल थे, बंगाल के उप मुख्यमंत्री रहते हुए फौज में भर्तियां करवा रहे थे। तो उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना कैसे भगत सिंह का सपना हो सकता है, कैसे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का सपना हो सकता है? तो राजीव जी, ये मजबूरी थी, तो ये मजबूरी में उन्होंने इसको नाम लिए उन्होंने। और राजीव जी, अब लगता ये है कि प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि अब वो जो लगातार करते थे कांग्रेस 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 जो आता था, अब वो काम नहीं कर रहा है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो अब वो उससे बचना चाहते हैं कि ठीक है, अब बिना नाम लिए कुछ काम किया जाएगा, कुछ और किया जाएगा। लेकिन राजीव जी, पूरा का पूरा आज का जो उनका ये था लाल किले की प्राचीर से भाषण, एक तो एक किसी भी तरीके से किसी प्रधानमंत्री का भाषण राजीव जी लग ही नहीं रहा था। लग रहा था हमारे गली मोहल्ले का कोई नुक्कड़ का कोई टुच्चा सा नेता जो है वो अपना भाषण दे रहा है। आखिर प्रधानमंत्री के भाषण का राजीव जी एक स्तर होना चाहिए। मुझको लगता है भले ही वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उनके भी भाषण का एक स्तर तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री के स्तर का भाषण नहीं था। आप केशव कुंज में जाकर ये भाषण देते बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, या कि आप केशव कुंज में भाषण दे रहे हैं, या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो नया भाषण आपका खुल गया भाजपा का कार्यालय, वहां जाकर आप भाषण दीजिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आप प्रधानमंत्री हैं। आप जब लाल किले की प्राचीर से कोई बात कह रहे हैं, उसको पूरी दुनिया गौर से सुन रही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री क्या बातें कह रहा है। दुनिया देखना चाहती है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके लक्ष्य क्या है, क्या उसके संसाधन हैं, उनको वो किस तरीके से एक्सप्लोर करेगा। ये आपके रोड मैप में कहाँ था, आपके भाषण में कहाँ था? दुनिया क्या समझेगी आपको कि नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया, दुनिया के लिए संदेश क्या था नरेंद्र मोदी के भाषण में? राजीव जी, अब तक जितने भी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिए हैं, देश को भी संबोधित किया है, दुनिया को भी संबोधित किया है, और ये बताया है कि हमारा भारत के मोर्चे पर क्या है और विदेश के मोर्चे पर क्या है।
राजीव जी, जब झांकियां निकला करती हैं 26 जनवरी को, और उस समय जब सेना की झांकी आती है, तो उसमें हम जब अपने अस्त्र शस्त्र का जब प्रदर्शन करते हैं, तो उसका संदेश भारत को दिखाना नहीं होता, अपने नागरिकों को दिखाना नहीं होता है, उसका संदेश दुनिया को बताना होता है कि हमारी सैन्य ताकत जो है ये है, और हमारी ये तैयारियां भी हैं। आप मुझे बताइए कि आपने आज पाकिस्तान को भी जो कोई धमकी नहीं दी भाई? आखिर क्या आपके संबंध अच्छे हो गए, या ट्रंप साहब ने कह दिया है कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लो? पाकिस्तान को कोई संदेश तो देना चाहिए था ना, जबकि कल ही शहबाज शरीफ का बयान आ चुका है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये 56 इंच की छाती क्या यही राजीव जी जनता को दिखाने के लिए है? अब पाकिस्तान के लिए 56 इंच की छाती नहीं रही, चीन के लिए 56 इंच की छाती नहीं है। चीन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आपने चीन को कोई संदेश नहीं दिया। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जिस तरह की सवाल आ रहे हैं, राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही राजीव जी चीन को लेकर सवाल उठाए, अरुणाचल प्रदेश को लेकर सवाल उठाए, आपको उस पर जवाब देना चाहिए था। अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब वो माओवादी मानसिकता के लोग जो थे वो सरकार की कमेटियों में बैठे हुए थे, ठीक है वो बैठे हुए थे, लेकिन माओवादी मानसिकता के लोग जो थे चीन के खिलाफ तो बोलते थे भाई। वो आप क्यों नहीं 12 बोलते? साल पुरानी बात हो गई। जी 12 साल कब तक आप वही राग अलापते रहोगे? आज आप सत्ता नहीं पाए हैं। 2026 के जून में आप सत्ता पे काबिज नहीं हुए हैं। ये 2014 के जून में आप सत्ता पे काबिज हो चुके थे। 12 साल से ज्यादा का वक्त, 13वां साल चल रहा है, और आप अभी तक वही राग अलापेंगे कि उस समय ये था, उस समय वो था। 12 साल का हिसाब किताब दीजिए मोदी जी, सीधे शब्दों में। घुमा फिरा के अपनी बात करने की आदत तो है नहीं। अभी राजीव जी जो आंदोलन चल रहा था ये जंतर मंतर पर, उसमें एक बड़ा वायरल हुआ एक गाना, और वो एक मंजर भोपाली है, उनकी एक नज्म है कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, उसकी पैरोडी बनाकर किया गया और राजीव जी जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। और उसमें भी यही है कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश के युवा सारे सड़क पर आ गए और गद्दार क्या है तो पेपर लीक कर गए, मणिपुर की औरतों का हिसाब दीजिए, सारी चीज उसमें है राजीव जी। तो हिसाब तो आपको अपने 12 सालों का देना है। और राजीव जी उन्होंने तो कह दिया कि 90 सालों में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सब कुछ कर लिया है जो पिछले 12 सालों में, ये सब भी प्रधानमंत्री ने कह दिया। तो बहरहाल उनको कहने की छूट है, चूंकि प्रधानमंत्री हैं और लाल किले की प्राचीर मिल गई है बोलने के लिए, वो कुछ भी बोलकर जा सकते हैं, लेकिन हिसाब तो देना ही पड़ेगा राजीव। ऐसा नहीं है, ये छूट नहीं दे सकते। ये छूट कैसे दे सकते? कोई दे सकता है कि हम 5-6 लोग बैठे हुए हैं, हमको कोई हम 6 लोग यहाँ हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, और हमको छूट है क्या कि कुछ भी बोल दें? तो वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहाँ से ये छूट, किसने दे दी छूट कि कुछ भी बोल दीजिए? आप संसद में जाते हैं, आपके गृह मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसने दे दी छूट? तो देश का लोकतंत्र है और भारत एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश माना जाता रहा है। उसके लोकतंत्र को इतना कमजोर मत कीजिए। दिमागी नक्सल बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम डिफेंस सिस्टम को चेंज करेंगे, सिविल डिफेंस लेके आएंगे। आप दमन करना चाहते हैं? आप बता रहे हैं कि अब हमारा रास्ता जो होगा वो दूसरा होगा, और उसकी झलकियां हमने दिखा दी जंतर मंतर पे, और उसके बाद हमने ही कह दिया कि चलो हमने माफ किया रील बना के, यही होगा। ये क्या इसको नमूना माना जाए, एग्जाम्पल माना जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? अगर ये एग्जाम्पल है तो फिर ये डरावनी तस्वीर है भारत की। स्वामी जी, देखिए राजीव जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अमलेंदु जी से निवेदन करता हूं, जरा मोदी जी की मनोव्यथा को, उनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करें। जिस बड़ी परेशानी में आज की तारीख में वो घिरे हुए हैं, देश की 50% वो जनसंख्या, वो समाज का अंश जो हर घर में है, आज वो मोदी जी के खिलाफ है। और जितना इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक प्रतिभा मंडल खड़ा किया था, उस गुब्बारे में उसने छेद कर दिया। वो करके देखिए, इस समय बहुत ज्यादा परेशान है मोदी जी। और जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह साहब को रात को नींद नहीं आ रही, तो जिस आदमी को रात में नींद नहीं आ रही, आपने देखा आज के भाषण में देखा 4-5 बार वो इतनी बुरी तरह से लड़खड़ाई क्योंकि वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। देखिए, जब आदमी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा व्यग्र होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, आपने देखा स्वामी रामदेव ने किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। स्वामी रामदेव जैसा व्यक्ति अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है
ये मौसम बदल गया है, हवा बदल गई है। और जो राहुल गांधी ने कहा था कि भूतकाल भविष्य से लड़ाई नहीं कर सकता, जो इस बात को नहीं समझ रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है जो अमलेंदु ने कही, वास्तविकता में ये गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे लोग आपसे निपट सकते हैं, अब ये जेनजी से और जेन अल्फा से निपटने के लिए एक फोर्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इतने शक्तिशाली हैं, इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ज्यादा एनर्जी है, इस एनर्जी का मुकाबला किसी के हाथ में नहीं है। और ये गलतफहमी में पड़ रहे हैं। और आज जो ये भाषण दिया है, एक प्रकार का इन्होंने संकेत दिया है कि मैं तो अपनी दक्षिणपंथी राजनीति में आगे बढ़ूंगा और ये सारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये राष्ट्रीय सेठ को दूंगा, और ये जो बच्चे हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन अब देखिए कितनी आगे चीजें बढ़ चुके हैं। आशुतोष रंकाज अलवर के एक स्कूल में गए, वहां जाके हड़ताल में बैठ गए, वहां देखा किस प्रकार से जो खिड़कियां हैं और शीशे टूटे हुए हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बैनर्स लगा के हवा को रोका गया है। किस प्रकार से दीवारें टूटी हुई हैं, स्कूल की दीवारें टूट रही हैं, गिर रही हैं, कितनी गंदी स्थिति में है। चलिए, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर इस प्रकार के आंदोलन खड़े हो रहे हैं, इसका मुकाबला कैसे करेंगे, जरा इस पे ध्यान दीजिए। ये मत बताइए आगे क्या करेंगे, क्या आपने 12 साल में किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आपके पिछले 12 साल के रिपोर्ट कार्ड को देख के आपको अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए ना दिया जाए, ये अखिल स्वामी प्रोफेसर चाहता है। 12 साल में ये अध्यापक देख रहा आपकी कोरी कॉपी है, आपने कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं करा है, एक जुमलेबाजी देते हैं, अगली बार ये कर दूंगा, अगली बार ये कर दूंगा, 2047 फिर 2147 कर देंगे। लेकिन माफ कीजिएगा मोदी जी, ये जेनजी और जेन अल्फा आपको 2027 में भी उत्तर प्रदेश से निपटा देगा और 2029 में भी पार्लियामेंट से निपटा देगा। उसके बाद सोचिएगा लीडर ऑपोजिशन कौन बनेगा, आज से सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वाराणसी के अंदर मोदी जी अगर आप लड़ेंगे आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये मैं काशी का रहने वाला आपको बता रहा, एक मित्र भाव से बता रहा हूं। जी, रामदेव का नाम ले रहे थे आप। रामदेव की का जो आत्मा, उनकी आत्मा परिवर्तित कैसे हो गई है, जरा उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, पश्चिम बंगाल रामदेव को भी आंदोलन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये आंदोलन क्या, बिल्कुल ये हवा बह गई है क्या, आंदोलन की हवा, और उसमें अब रामदेव भी आंदोलन करना। रामदेव पहले आंदोलन कर चुके हैं। रामदेव से एक बार मैंने ही सवाल पूछा था कि वो काले धन कहाँ हैं, नाराज हो गए थे, भड़क गए थे मेरे ऊपर किसी प्रेस वार्ता में। तो काला धन का सवाल था, भाई काला धन के लिए आपने घेरा था मनमोहन सरकार को, और अब आप चुप हो गए। तब आई थी सरकार इनकी, मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार के पक्षधर थे। अब आज सुन लीजिए, ये आज की बाइट है रामदेव की, आज की। डॉक्टर साहब,
ये आज की बाइट है। और क्या यही परेशानियां हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर? जो प्रेशर हम लोग अभी तक जो बातें कर रहे थे, उसका विश्लेषण, उनके भाषणों का विश्लेषण कर रहे थे, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब समापन की ओर हम भी बढ़ रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर चलते हैं और एक कदम दो कदम आगे बढ़ के कि आखिर कौन सा प्रेशर है कि नरेंद्र मोदी इतना छोटा भाषण देते हैं, कौन सा प्रेशर है कि नरेंद्र मोदी दमन की तरफ बढ़ने का संकेत भी देते हैं, कौन सा प्रेशर है कि रामदेव को खुलकर, पिछले 12 साल में रामदेव ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया था, खुलकर यह बयान ऐसा बयान जी राजीव जी, ऐसा बयान तो विपक्ष के नेता भी खुलकर नहीं दे पा रहे। जितनी खामियां लाला रामदेव ने गिना दी हैं, इतना तो कोई विपक्षी नेता ही गिना सकता था। अब आपके उस सवाल की पड़ताल करते हैं कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त इतने घबराए हुए हैं कि अब दमन की तैयारी में जुट गए। वजह यह है कि वे सरकार के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसियों की सूचनाएं भी पहुंच रही होंगी। आपातकाल के पहले इंदिरा गांधी को भी इस तरह की असंतोष की सूचनाएं शायद न दी गई होंगी जैसी अब नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही होंगी, क्योंकि अब बहुत सारे नए माध्यम आ गए। इसमें एजेंसियों की सेवाओं की जरूरत भी नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी रील्स पर आए हुए कमेंट्स से अगर देख लेंगे तो वे समझ जाएंगे कि असंतोष का लावा देश के भीतर बुरी तरह खदबदा रहा है। रामदेव ने उसी की अभिव्यक्ति की है। यद्यपि आश्चर्यजनक है, जिस लाला रामदेव के पास 2014 से पहले काले धन का पूरा आंकड़ा था, वो जितने लाख करोड़ बताते थे उसमें अनगिनत बिंदियां लगती थी, हेडलाइंस अखबारों में जो छपती थी। वो काला धन तो भूल गए रामदेव। अब आपने कहा कि हम आगे की बात करें। आगे की बात बहुत ज्यादा गंभीर और जरूरी है, जिसका हमने शुरू में उल्लेख किया था। एक छोटी सी बात जोड़ दें प्रशांत जी की बात में, फिर उस पर आएंगे। प्रशांत जी ने चिट फंड कंपनियों की बात कही, 2047 का सपना मोदी जी परोसते हैं। पहली बात तो यह कि नरेंद्र मोदी खुद भी 2014 से पहले भविष्य के इतने लंबे प्लान पर बहुत ज्यादा नाराज होते थे। उनके कई भाषण हैं, तब तक कौन जिएगा, कांग्रेस बात करती है 2040 की, पता नहीं कितने सालों की, और अब वे खुद 2047 और 1000 साल का प्लान बताते। चिट फंड कंपनियों से याद आया कि 90 के दशक में प्लांटेशन कंपनियां उभरी थी। वे पेड़ों के नाम पर पैसा लगाने की बात करती थी और 21 गुना 5 साल बाद मिलेगा ऐसे आश्वासन दिए थे। कई बड़ी कंपनियों के नाम याद दिला देते हैं। पल्स ग्रीन टेक नाम की एक कंपनी थी जिसने P7 नाम का चैनल शुरू किया था। PSEL उस कंपनी का नाम था। उसका मालिक भाग गया, इंग्लैंड में रहता है, अवतार सिंह भंगू, पता नहीं अब है कि नहीं। पूरा परिवार तिहाड़ जेल में। नवभारत ग्रुप, उसका NB प्लांटेशन, मैं तो उसका साक्षी हूं, संपादक था नवभारत में, सारे के सारे सैकड़ों करोड़ रुपए डूब गए। सिम्फनी ग्रीन फॉरेस्ट। तो नरेंद्र मोदी 2047 के जो सपने दिखा रहे हैं वे चिट फंड कंपनियों और इन प्लांटेशन कंपनियों जैसे ही मुंगेरी लाल के सपने। जिस सबसे गंभीर बात की चर्चा करना जरूरी है, जो भविष्य में होने वाला है, जिसकी पदचाप आज नरेंद्र मोदी के भाषण में देश ने सुन ली है, वो है सिविल डिफेंस फोर्स। उस खतरे को भांपने के लिए हम थोड़ा सा अतीत में ले चलते हैं। हिटलर अपने जब चरम की ओर बढ़ रहा था तब 1933 में उसने इसी तरह की एक संस्था बनाई थी सिविल डिफेंस की। जर्मन में उसका शब्द लंबा चौड़ा है, उसको संक्षेप में आप RLB कह सकते हैं। हमारे एक पत्रकार साथी पुष्प रंजन ने विस्तार से लिखा है, उससे आगे की बात हम कर रहे हैं। हिटलर ने जब हरमन गोरेंग, उसका जो नंबर 2 था, वायुसेना का कमांडर इन चीफ था, गेस्टापो का संस्थापक था, हिटलर ने 1939 में उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हरमन गोरेंग ने जब ये इसी तरह की सिविल डिफेंस फोर्स बनाई 1933 में, तो उसके बाद जर्मनी में जो बाकी उस तरह की संस्थाएं थी, जो समाजसेवी संस्थाएं कह लीजिए, उन सबको मजबूर किया गया कि वे इस RLB में अपना विलय कर दें। अब उनका काम क्या था ये समझ लीजिए। इस सिविल डिफेंस फोर्स का काम यह था कि उसके कार्यकर्ता, उसके लोग सोसाइटी में, बिल्डिंग्स में, जहां लोग रहते थे, आवासीय परिसरों में, बाजारों में,
सब जगह जा जाकर इस बात की शिनाख्त करते थे कि कौन व्यक्ति, कौन नागरिक नाजी विचारों का विरोधी है। हिटलर जो कहता है उसका समर्थन न करने वाले कौन लोग हैं, उनकी शिनाख्त करते थे जा जाकर, फिर उनकी सूची बनाते थे। ये सिविल डिफेंस फोर्स गेस्टापो को उन लोगों की सूचना देता था जो हिटलर विरोधी विचारों के थे, आपके हमारे जैसे लोगों के बारे में। फिर गेस्टापो क्या करता था वो सब इतिहास में दर्ज है। गेस्टापो के लोग जाते थे, घरों के भीतर घुसकर खींच कर ले आते थे, लोगों को मार दिया जाता था, अज्ञातवास में भेज दिए जाते थे, फिर वो कंसंट्रेशन कैंप, गैस चैम्बर तक अंतिम परिणति हुई। हमारे देश में लगभग सत्ता उसी तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसका हश्र क्या होता है वो भी जान लीजिए। हिटलर ने, हरमन गोरिंग ने, गेस्टापो ने जो कुछ किया, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। हरमन गोरिंग के खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल में सजा हुई फांसी की, और फांसी के दिन उसने साइनाइड खाकर खुदकुशी कर ली। अब आज का हिटलर कौन है, हरमन गोरिंग कौन है, ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। भविष्य के सिविल डिफेंस फोर्स के लोग कौन हैं, उनकी शिनाख्त अभी से कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आनुषांगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेने, गौरक्षा दल, उत्तराखंड में हल्द्वानी का मंच, शुद्ध करने वाला, श्री राम सेने, धर्मार्थ न्यास, ये ऐसे संगठन होंगे जो आज भी वही काम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के आधार पर। और भविष्य में इसे एक आधिकारिकता देने के लिए नरेंद्र मोदी ने सिविल डिफेंस फोर्स बनाने की बात कही है। ये भविष्य का वही आरएलबी होगा जो हरमन गोरिंग का था। ये भविष्य के गेस्टापो को रिपोर्ट करने वाला संगठन होगा सिविल डिफेंस फोर्स। अभी से इसकी शिनाख्त कर लीजिए। ये वही लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर पुलिस के साथ सादी वर्दी में लाठियां बरसा रहे थे। इन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार बाकायदा एक अधिकृत सरकारी जामा पहनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने आज इसका इशारा कर दिया है। तो तैयार हो जाइए, कमर की पेटी कस लीजिए, भविष्य के आरएलबी और गेस्टापो आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा स्क्रीन पर मुकेश जी, आपको क्या लगता है, रोड मैप यही है जो अभी बता रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, डॉक्टर पाठक की बातें एक नॉलेजेबल आदमी की बातें हैं, और उसको जो है वो नेगेट करना भी संभव नहीं, क्योंकि वो एक पूरी पृष्ठभूमि पे उन्होंने दर्शकों के लिए, टीवी लाइव के दर्शकों के लिए बहुत अच्छा चित्र उतारा है, इसलिए उस बात को दोहराना नहीं। लेकिन मैं एक और चीज पे इशारा करूंगा। मैंने पिछला संबोधन अपना नरेंद्र मोदी के उस फ्रस्ट्रेशन पे रोका था। फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है, मैं थोड़ा सा इसको अभी 2-4 वाक्यों में बताना चाहता हूँ। बीजेपी का 2014 के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंशन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन किन संस्थाओं का जो है वो किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, वो सारी क्या चीजें हैं। लेकिन जनता में क्या कहते थे, ये जाकर के बोलते थे, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। आज देश की बहुत बड़ी आबादी में, जिस पे कहते हैं कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पे बीजेपी का राज है, उस बहुत बड़ी आबादी में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारें सत्ता हैं। और जनता ये देखती है कि इनके आने के बाद भी क्या बदला, क्या सुधरा। जो चीजें पहले गड़बड़ थी, खराब थी, जाहिर सी बात है कि आप उनसे क्या कहते थे, हमारी यहाँ भी सरकार बना दो, वहां भी सरकार बना दो, वहां भी सरकार बना दो, हम सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक करके दिखाया आपने? कौन सी व्यवस्था ऐसी ठीक करके दिखाई जिसको देख के जनता को लगे कि नहीं भाई काम तो हुआ। अब आप किसी जमाने में 5 साल हमें और दे दो, हम असम की बाढ़ खत्म कर देंगे। आप कह दो कि साहब दिल्ली में देश की राजधानी, और स्थिति यह है कि आधे घंटे बारिश हो जाए तो लोग 2-2, 3-3 घंटे जाम झेलते हैं। और इसी तरीके से पूरे देश भर में जहां जहां बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं, आप विस्तार से देख लीजिए, वहां स्कूल की जो अभी बिल्कुल ट्रिगर जो कर रहा है ना मामला, जो इनके फ्रस्ट्रेशन सबसे बड़ी वजह है, वहां पर इनकी जो सरकारें हैं, उन सरकारों का आउटपुट का काम, शिक्षा तंत्र और व्यवस्था वो कैसे चला रहे हैं। चोरी बेईमानी तो है ही, इसकी बात बाबा रामदेव ने की,
हालांकि उसका भी हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है और उसे भी क्यों नहीं निपटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है दिमागी नक्सल की भूमिका निभाएंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो आज ही की बात है, इसलिए रुकिए जरा, थोड़े दिन देखते हैं अगले भाषणों में कितनी हिम्मत है रामदेव के पास, क्योंकि उसके पास कोई जिगरा नहीं ना। सलवार पहन के भागने वाले आदमी के पास कोई जिगरा उगरा नहीं होता, लंतरानी खाली उसके पास भी है। तो इसलिए वो उसको जो है वो स्कॉट फ्री जाने दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में चू नहीं कहीं बोलता नजर आएगा। ये सेठ है, व्यापारी है, धंधा बचाना है ना उसको अपना, जी देश से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल तो इसलिए ये जो पहलू है सर, ये बहुत ही विचित्र है, बहुत ही व्यापक है। सरकार के तंत्र का बुरी तरह से चरमरा जाना। अब आप मुझे बताइए, सरकार का कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें कि सरकार को एक व्यक्ति को जब वो नौकरी देती है उसी दिन से ये नहीं पता होता कि भैया इसकी जगह खाली कब होगी, ये रिटायर कब होगा। एक्सेल सीट में आपके पास सारी जानकारी होती है, मिनटों के अंदर आप बता सकते हैं कि साहब जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कब तक काम करेगा। क्यों नहीं आपने वो व्यवस्था सोची भाई। अध्यापकों की कमी सरकारी स्कूलों में, अध्यापकों की कमी सरकारी स्कूलों की गिरती दरकती जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, ठीक है नया नहीं है, अचानक नहीं पैदा हुआ, लेकिन आपने उसको दुरुस्त करने के लिए बेहतर करने के लिए कहाँ किया, क्या किया। यूपी के, बिहार के, ये मध्य प्रदेश के, राजस्थान, आखिरकार सब जगह से जो दुर्दशा की स्थिति हमें मिल रही है, बहुत वाइड स्प्रेड मिल रही है, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड मिल रही है। इसकी वजह क्या है? कैसा आपका शासन था, कैसी आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं आप समय रहते उन चीजों को दुरुस्त कर पाए। अगर आपने इतना भी दुरुस्त किया होता कि भाई पूरी बिल्डिंग जो है, अब आज की तारीख में राजीव जी मेरा मानना है, मैं बहुत चिंतन किया है इस पे, कई साथियों सहयोगियों से बात की, आज की तारीख में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है, इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था उसे आसानी से ठीक नहीं कर सकती, इतना खराब हो चुका है। अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो कठिन काम जरूर है। मैं एक बार टीवी लाइव पे मैंने बोली थी ये बात कि आपको इस पूरे सिस्टम को खत्म करके एक नए सिस्टम का, एक नया कंसेप्ट का सिस्टम आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल जो भी नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले लोग हैं वो उसको नहीं बोल रहे, लेकिन आप ठीक नहीं कर सकते इसको। कितने स्कूलों को कैसे ठीक करोगे? एक ठीक करने की जिस व्यवस्था को आप अपनाओगे, क्या सत्ता तंत्र को ये पता नहीं? मान लीजिए आप एक गांव के प्रिंसिपल हैं, आपके विद्यालय में कुछ चीजों की डेफिशिएंसी है, आपके पास ऑप्शन क्या है? आप अपने से ऊपर वाले अधिकारी को एक चिट्ठी लिखेंगे, ऊपर वाला अधिकारी सुने या नहीं सुने। यही है ना हमारे देश की व्यवस्था का निचोड़, दो लाइन में कहें तो। और यही चीज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी है, यही चीज किसी टेक्निकल एजुकेशन के लेवल पर भी है, यही चीज एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, सब जगह यही चीज है। यानी उस व्यक्ति का काम खत्म, उसने आगे लिख के भेज दिया, उसके आगे वाले से पूछेगा, बोले जी हम क्या करें, हमने इसको ये लिख के भेज दिया, वो लिख। यानी कुल मिलाकर के अकाउंटेबिलिटी कहीं सिस्टम में है नहीं। और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आप पैदा, जब नया लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, हर चीज आउटसोर्स कर दो, हर चीज जो है वो टेंडर पे निकाल दो, इस पे कर दो, इसमें तो और कुछ नहीं होगा। ये तो और एक्यूट भ्रष्टाचार का तरीका है। सरकार को अपना तंत्र अपने जिम्मेदार लोगों से, अपने कर्मचारी से ही चलाना होगा। यही सरकार का बेसिक फंडामेंटल चीज है। आप सेना को भी कर दीजिए ना फिर आउटसोर्स जी, आप पुलिस को भी आउटसोर्स कर दीजिए। कुछ काम सरकार के ऐसे कोर बेसिक फंडामेंटल काम है, आप आरबीआई की जगह 3-4 आरबीआई कर दीजिए देश में। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर की नेसेसिटी है कि आपको इस चीज को ऐसे ही चलाना है। आप पूरे देश में रेल चला रहे हैं ना, रेल की बहुत बुरी स्थिति है, क्यों नहीं कर दिए? समय रहते तरह तरह के तमाम लोग, ये रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे, सबको कर देते आउटसोर्स, प्राइवेटाइज कर देते। इसलिए नहीं कर सकते थे या इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज वो सही मॉडल नहीं है सरकार चलाने का। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। और इसीलिए अभी जो बिल्कुल उभरती हुई समस्या, और यही सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का रीजन है, आपने उसका समय रहते इलाज किया नहीं। अब आप सिर के बल खड़े जाओ तो कर भी नहीं पाओगे, ये भी बता दूं। सिर के बल खड़े हो जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार की। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उसके लिए जिस चिंतन की जरूरत है, उस चिंतन को करने वाले आपके यहाँ लोग नहीं है, उस तरह की पॉलिसी फ्रेम करने वाले आपके पास लोग नहीं, आपके पूरे खानदान में नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको करोगे,
आप करोगे कैसे? सपोज आपका इंटेंशन ठीक भी है, आप कर ही नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे फिर? अब लोगों को भरमाने की कोशिश करोगे, अब लोगों को घुमाने की कोशिश, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि आप बुद्धू बना करके, जनता की आंख में धूल झोंक करके, उसको इधर उधर की बातों से बरगला करके सत्ता में आए, तो आपको लगता है भैया मुझे तो यही आता है, मैं यही कर सकता हूं, इसमें क्या नया कर दूं, किताब की कौन सी जिल्द बदल दूं, अर्बन नक्सल हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, आप दिमागी नक्सल ढूंढ के ले आता हूं। बस इसी तरह की चीज आप कर पाएंगे और कर रहे हैं। इनके पास आप कोई इशू उठा लीजिए, मैं कहता हूं पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, आम जनता का किससे वास्ता पड़ता है भाई? आप संसद को चलने देंगे या नहीं चलने देंगे, इससे आम जनता की दैनिक दिनचर्या नहीं प्रभावित होती। ये ठीक है कि शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसकी अहमियत बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता का किससे फर्क पड़ता है? उसको किन चीजों से असर पड़ता है उसमें? आप देखिए कि इन 12 सालों में कहां कहां किन किन क्षेत्रों में इन्होंने इस तरह का परिवर्तन करके दिखाया है। हमारी राज्य में सरकार, हमारी केंद्र में सरकार, हमारी लोकल बॉडी में, म्युनिसिपैलिटी में, पंचायत में, सब कुछ तो दे दिया जनता ने इनको, क्या नहीं दिया? लेकिन आपने बदले में क्या दिया, ये तो बता दीजिए। कहीं तो शोकेस कर दीजिए कि भैया हम फलाने जिले में जाएं, फलाने कस्बे में जाएं, फलाने गांव में जाएं, जा करके देखें और कहें साहब वाह 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 बहुत अच्छा है, 12 साल में आपने 12 स्कूल अच्छे कर दिए, कुछ तो दिखा दें, हम भी जाएं वहां। सही कह रहे हैं आप मुकेश जी। ये जो स्थिति है, यही सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का रीजन है, क्योंकि अब इनको मालूम हो गया कि अब हम जो है जनता को और भरमा नहीं सकते, भरमा नहीं पाएंगे। दिख रहा है इनको, दिखा दिया जनता ने इनको आईना। जी जी बिल्कुल। आखिरी सांसों में जितनी चीजें जैसी जो बोल सके, जैसे होता है अंतिम सांसों का दौर इनका चालू हो चुका, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई अनडाउटेडली। जन आक्रोश ये साफ साफ बता रहा है। जी राजीव जी। प्रशांत जी आपसे भी समझना चाहता हूं और क्लोज भी करेंगे आपके जरिए इस कार्यक्रम को। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि बात वही जो डॉक्टर साहब से, मुकेश जी से जो मैंने पूछी थी, सवाल जो पूछा था कि इसके आगे का ये जो आज प्रधानमंत्री का भाषण था, इस भाषण से आगे की क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? क्या ये वो एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि देश में जो चल रहा है, देखिए आंदोलन जंतर मंतर के बाद से देश का जन अल्फा आंदोलित है, जेन जी तो है, जेन अल्फा ये अभी तक नहीं हुआ था, बहुत कम, मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद हो कभी चिटपुट इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हो गई हों, वो आंदोलित है। रामदेव ने आंदोलन की धमकी दे दी है। ऐसे बहुत कुछ अलग पॉलिटिकल तो हम लोग देखते ही रहते हैं। और चूंकि अभी चुनाव नहीं है, अब आने वाले समय में 2-3 महीने बाद सिर्फ 7 चुनाव हैं 2027 में। पहले खबर ये आ रही थी कि दिसंबर में चुनाव करवा लेंगे, अब तो कहीं दूर दूर तक चुनाव की कोई बात ही नहीं हो रही है। खबर तो यही आ रही थी ना कि दिसंबर में चुनाव हो जाएगा, अर्ली इलेक्शन करवाएंगे, कहीं दूर दूर से चुनाव की बात नहीं आ रही है। तो ये परिवर्तन कैसे और आज का भाषण इस परिवर्तन में क्या कुछ दिखा कर गया है, नरेंद्र मोदी का भाषण? देखिए, अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे डर का। तानाशाह किस बात से डरता है? तानाशाह का सबसे बड़ा डर ये होता है कि लोग उससे डरना ना छोड़ दें, और यही हो गया है कि अब लोगों ने डरना छोड़ दिया है। जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, अगर 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाके अपनी मांग रख रहे हैं उसके सामने, और वो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, वो कोई पब्लिक स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो उन स्कूलों के बच्चे नहीं जहाँ लाखों रुपए की फीस है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, और अधिकांश ये वो लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं भी नहीं, ये वो लोग हैं। तो आप सोचिए उसका स्केल कितना बड़ा है, उसका जो पैमाना है वो कितना बड़ा है। जंतर मंतर में तो हम मान सकते हैं कि दूसरी तीसरी जनरेशन का मिडिल क्लास था वहां पे। ये जो बच्चे आ रहे हैं मिडिल क्लास नहीं है। तो इन लोगों ने डरना छोड़ दिया, और उस डर को, वो डर लाल किले से दिखाई दे रहा है। जहां तक देखिए रामदेव की बात है, रामदेव मौसम वैज्ञानिक है, वो भी हमारी आपकी तरह भांप रहे हैं, और वो
सलवार पहन के दोबारा भागना ना पड़े उसका उसका इंतजाम कर रहे हैं। उसका कैवियट है कि उनको दोबारा भागना ना पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा जो 2-3-4 लोग हैं जो जनता के गुस्से का निशाना है, ज्ञानेश गुप्ता हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, बार बार साबित हो रहा है। क्योंकि जो लोग जो हैं, देखिए नेशनल सेंटीमेंट, जैसे मैंने पहले कहा था, नेशनल सेंटीमेंट डेमोक्रेसी बचाने का है, संवैधानिक डेमोक्रेसी बचाने का नेशनल सेंटीमेंट है, और उसमें जो भी सामने आ रहा है वो लोगों का विलेन है। उसमें लोग, आप सोचिए कि पहली बार मैं देख रहा हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर किया कई साल, और उसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैं कॉलम लिखता था। पहली बार मैं देख रहा हूं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत, बड़े सम्मान के साथ लोग बात करते थे चीफ जस्टिस की। कभी फैसलों पे सहमति असहमति होती थी सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन खुली बगावत नहीं होती थी। तो ये बगावत इसीलिए हो रही है कि लोग पहचान रहे हैं कि ये संवैधानिक लोकतंत्र के साथ नहीं है। उसमें चीफ जस्टिस भी हैं, उसमें रामदेव भी हैं, अडानी भी है, ज्ञानेश गुप्ता भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान आए थे, वो किनारे हो गए। तो ये लोग तय कर रहे हैं कि कौन कौन है, और इसलिए रामदेव जानता है, वो होशियार आदमी है, बिजनेसमैन है, वो जानता है कि यह दोबारा ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हमको सलवार पहन के भागना पड़ जाए। और स्थितियां वैसी आएंगी, गुस्सा बहुत है लोगों में। हम तो कोई कमरे में बैठ के तो यहाँ आपसे बात करें, दिन भर तो हम लोगों के बीच में होते हैं, हम जानते हैं। दूसरी बात जरा, ये जो पार्लियामेंट में हुआ, 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ और 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक एक भी दिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए न नरेंद्र मोदी और न अमित शाह जी। राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए आना, संसद में भाग लेना नहीं होता है, मुंह दिखाई करने आना। और इतने बड़े आरोप लगते रहे लगातार, संसद में, संसद के बाहर, जनता के बीच में। एक मिनिस्टर अमित शाह के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। कल पहली बार राजनाथ सिंह दिखाई दिए, राहुल गांधी का जो गले लिपटने वाला जो उन्होंने तंज किया, उस पर कोई नहीं आया, एक मंत्री नहीं आया। केवल किरण रिजिजू, जो कि उनका पोर्टफोलियो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का, और पार्लियामेंट जब साइंडाई हो गई तो उसके बाद अब किरण रिजिजू भी नहीं बोल रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी वहीं तक थी। तो मोदी इस वक्त कोई बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सपोर्ट चारों तरफ से, आरएसएस से, हर तरफ से, वो ऐसा है नहीं। मेरी तो जानकारी बीएल संतोष के बारे में भी मैंने यहाँ शेयर किया था कि वो भी बहुत खुश नहीं है। बीएल संतोष इम्पोर्टेंट कड़ी हैं बीजेपी और आरएसएस के बीच में जी। तो ये आप अनाउंस जो भी कर दें, सर्वाजुटूम अनाउंस कर दें, सिविल डिफेंस अनाउंस कर दें, किसी को आप दिमागी नक्सल कह दें, ये केवल आप भड़ास निकाल सकते हैं। अब आप कुछ कर नहीं सकते, वो समय निकल चुका है। और उसका समय इसलिए निकल चुका है क्योंकि अगर आप कुछ कर सकते होते तो इकोनॉमी में करना है। इकोनॉमी में कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ बंधे हुए हैं। अगले सप्ताह से 20 दिन बाद, राजीव जी, 20 दिन बाद अमेरिका के लोअर हाउस में बिल पास हो जाएगा 100% टैरिफ का। भारत टॉप में है निशाने पर, रूस से तेल लेने पर। आगे कुआं पीछे खाई है। आप तेल ना लें, 100% टैरिफ ले लें, या रूस से तेल लेना बंद करें। और इस वक्त 55% ऑयल, रशियन ऑयल आ रहा है। वो नहीं आएगा तो डॉलर खर्च करेंगे आप, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। तो मेरी बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन कुल मिला के ये कि इकोनॉमी में आपके पास हाथ में नहीं है। इन्हीं के पीएमओ के, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के लोग खुल के मीडिया में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का
2 लोगों का और 4-6 ब्यूरोक्रेट का नेक्सस बन गया है। वो गिरोह है जो काम कर रहा है। तो गिरोह काम करेगा तो वो गिरोह के साथ आप देश की इकोनॉमी को पटरी पर नहीं ला सकते। तो कुछ है नहीं इनके पास में, केवल ये रील बना सकते हैं आकर और धमकियां दे सकते हैं लाल किले से खड़े होके। उसके अलावा कुछ और है बचा नहीं इनके पास, कोई मॉरल अथॉरिटी भी नहीं है। और अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी कितनी बची है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर अथॉरिटी होती तो पार्लियामेंट में आते और वहां दहाड़ते तो हम समझते कि हाँ भाई आपके पास अथॉरिटी बची। तो अथॉरिटी बची नहीं है कुछ। मैं इसीलिए एग्जांपल देता हूँ नोकिया के ब्रांड का, कि नोकिया एज ए ब्रांड खत्म हो गया। आप नोएडा में जाएंगे किसी दुकान में नोकिया का फोन मिल जाएगा, तो वो नोकिया का फोन नहीं है, ब्रांड खत्म हो चुका है, बैठे हुए हैं। और बाकी जनता ने इनको 56 इंच का छोटा बंदर बना दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलिंदु जी, मुकेश जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप लोग बने रहे और आज दिन